नमस्कार, चुनाव अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आज फिर एक बार बात होने जा रही है महाराष्ट्र की, जहां होने हैं चुनाव और दोनों तरफ से, यानी दोनों युतियों की तरफ से, महायुति और महाविकास आघाड़ी, जो दो बड़े गठबंधन इस वक्त राज्य में हैं, बड़ी बड़ी गारंटीज आ गई हैं। और किसकी गारंटी पक्की है, आज इसी पे करेंगे बात। तो चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो कई तरह के वादे करती हैं। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, वादों का स्टाइल भी बदल गया है। अब वादों की जगह गारंटी ने ले ली है। महाराष्ट्र के चुनाव में भी गारंटियों की झड़ी लग गई है। महायुति ने अपने घोषणा पत्र में 10 प्रमुख गारंटियां दी हैं, तो महाविकास आघाड़ी ने 5 बड़ी गारंटियों का ऐलान कर दिया। दोनों गठबंधनों के मुद्दे भले ही थोड़े अलग अलग हों, लेकिन घोषणा पत्र में एक बात कॉमन है, और वो है महिलाओं पर फोकस और डायरेक्ट कैश का बेनिफिट। ऐसे में जनता के सामने कंफ्यूजन थोड़ा बढ़ जाता है कि वो किस गारंटी पर भरोसा करे। तो आज चुनाव अड्डा में इसी पर होगी चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के चुनाव में सीट बंटवारे और नेताओं की बगावत के बाद अब काम की बात होने लगी है। फोकस इस बात पर है कि वोट के लिए क्या क्या ऑफर दिया जाए। अब तो वादों से भी काम नहीं चलता, इसलिए इस बात की गारंटी देनी पड़ती है। तो महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों गठबंधनों ने गारंटियों की झड़ी लगा दी है। महाविकास आघाड़ी ने अपने घोषणा पत्र में 5 प्रमुख गारंटियां दी हैं। इसमें महायुति की लोकप्रिय लाडली बहना योजना की काट में महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देने के अलावा पूरे राज्य में मुफ्त बस सेवा का वादा किया गया है। जो चोट बीजेपी की सरकार ने आपको मारी है, महंगाई की चोट, गैस सिलेंडर की चोट, बेरोजगारी की चोट, सबसे ज्यादा दर्द महाराष्ट्र की महिलाओं को लगता है। इसीलिए हमारी पहली गारंटी महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए बैंक अकाउंट में सीधा 3,000 रुपए हर महीने और फ्री बस ट्रैवल पूरे महाराष्ट्र में। महाविकास आघाड़ी के बाद उद्धव ठाकरे ने अलग से अपना वचननामा जारी किया है। उनके घोषणा पत्र में ज्यादातर वादे महाविकास आघाड़ी के घोषणा पत्र का हिस्सा हैं। इसमें कुछ नए वादे जोड़ दिए हैं। वो लड़कियों की तर्ज पर लड़कों को मुफ्त शिक्षा के अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा कर रहे हैं। उन्होंने धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को रद्द करने की बात भी कही है। उद्धव ने हिंदुत्व को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है कि उनका हिंदुत्व और हमारा हिंदुत्व अलग है। हमारा हिंदुत्व दिल में राम और हाथ में काम, हाथ को काम देने वाला हमारा हिंदुत्व है। उनको तो हाथ में वो पत्थर दे रहे। महाराष्ट्र की महायुति सरकार की लाडली बहना योजना लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो गई है। इसके तहत महिलाओं को अभी हर महीने 1,500 रुपए दिए जा रहे हैं। महायुति ने अपने घोषणा पत्र में इस राशि को बढ़ाकर 2,100 रुपए करने की गारंटी दी है। इसके अलावा उन्होंने पुलिस में 25,000 महिलाओं की भर्ती, किसानों की कर्ज माफी, MSP की गारंटी, हर महीने 25 लाख नौकरियां देने और 10 लाख छात्रों को हर महीने 10,000 रुपए ट्रेनिंग स्टाइपेंड देने का वादा भी किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महाविकास आघाड़ी के वादों को लेकर उन पर निशाना साध रहे हैं। ये झूठे लोग हैं, फरेबी लोग हैं, ये विश्वास रखने लायक लोग नहीं है। ये राहुल गांधी जी ने तो उन्होंने तो कहा था कि खटखटाकट दे दो, खटखटाकट दे दो। खटखटाकट तो दिया नहीं, लेकिन हम लोगों ने पटापट दिए। हमारी लाडली बहनों के खाते में 5 इंस्टॉलमेंट। पार्टियों ने अपनी अपनी गारंटियां तो दे दी हैं, लेकिन सवाल यह है कि जनता किसकी गारंटी पर ज्यादा भरोसा जताएगी। क्या इस चुनाव में महिलाएं जीत का बड़ा फैक्टर बनेंगी? गारंटी के चक्कर में कहीं असली मुद्दे पीछे तो नहीं चले गए? तो चलिए, अब चुनाव में भी गारंटियां आने लग गई हैं। गारंटी, वारंटी, ये शब्द पहले नहीं थे, वादे होते थे, लेकिन अब तो गारंटी है। आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं और देखेंगे कौन सी गारंटी किस पे भारी और किस में कितना दम। आज चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता,
कांग्रेस के प्रवक्ता आकाश जाधव, शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे, सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब चूंकि गारंटीज दोनों तरफ से है, मेरे लिए थोड़ा दुविधा का प्रश्न है कि मैं किसकी गारंटी पे बात पहले करूं। तो अगर संख्या में जाऊं तो महायुति की तरफ से 10 प्रमुख गारंटियां हैं, शायद उसकी संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। तो चलिए पहले वहीं से शुरुआत करते हैं। रोहन गुप्ता साहब, अभी वर्ड जो गारंटी आ गया है, तो क्या ये जो वादे हैं ये 100% तब्दील होंगे और क्यों आपकी गारंटी पे कोई भरोसा करे? देखिए, गारंटी ऐसी होनी चाहिए जिसकी वारंटी 1-2 साल में खत्म नहीं हो जाए। अगर आपने इंडी गठबंधन की गारंटी की वारंटी अगर उनके राज्यों में देखी होगी तो 1-2 साल में खत्म हो जाती है। मैं आपको एक बड़ा विपिन जी एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर आप ओपीएस की बात करें, एक बहुत बड़ा मुद्दा था। जितने भी राज्य थे, आप मध्य प्रदेश में देखिए, राजस्थान में देखिए, हिमाचल में देखिए, ओपीएस के मुद्दे पे बहुत बड़ी राजनीति होती थी। कांग्रेस के नेता राजनीति करते थे कि हम आएंगे, ओपीएस लाएंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देंगे। कहां चला गया? आज लोकसभा से भी ओपीएस उनका गायब हो गया, क्योंकि उन्होंने देखा, महसूस किया कि ये जो वादे करते हैं अगर वो प्रैक्टिकल नहीं है, तो आज हिमाचल में जहां पे उन्होंने सरकारी नौकरियों का वादा किया था, ओपीएस का वादा किया था, आज भी क्या हाल कर दिया। तो देखिए, वादे तो कोई भी कर सकता है, पर वादों के पीछे का फाइनेंशियल वर्क करके उसको इंप्लीमेंटेबल है कि नहीं वो देखना बहुत जरूरी है। मैं आपको और एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि इन्होंने बेरोजगारी भत्ते की बात की थी, राजस्थान में बात की थी, छत्तीसगढ़ में बात की थी। आज 5 साल उनकी सरकार चली गई, आज भी वो भत्ता नहीं दे पाए। अब मजबूरी देखिए, जो लाडली बहना योजना, एक सफल योजना मध्य प्रदेश की थी भाजपा की, आज उसको कॉपी करना पड़ रहा है। तो देखिए, वादे कोई भी कर सकता है, पर वादों के पीछे जो विश्वसनीयता है वो आपको देखना पड़ेगा। वो कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, हिमाचल हो, जो भी वादे किए उसके इंप्लीमेंटेशन की बात आती है, उतना पैसा ही नहीं, आप वादे इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? तो जनता ऐसे जो हवाई वादों पर भरोसा नहीं करेगी। हिमाचल ने पूरे देश को एक ट्रेलर दिखा दिया कि हवाई वादे और जमीनी हकीकत में क्या फर्क होता है। ऐसे ही वादों पे भरोसा होगा जो इंप्लीमेंटेबल हो पाए। आज देखिए, लाडली बहना में एक माध्यम से आज 1500 रुपए आराम से बहनों को मिल रहे। अब ये लोग उसको भी करके, उनको मालूम है सत्ता में तो आना ही नहीं है, पूरा तो होना ही नहीं एक भी वादा। तो ये हवाई बातें नहीं चल सकती। जनता समझती है कि किसकी बात पे भरोसा करे, और इसीलिए जब हरियाणा में भी इस प्रकार के हवाई वादे थे, वो सारे रोहन साहब, आपकी जो गारंटीज है ये पूरी होंगी, ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? देखिए, जहां पे भी, मैं आपको बिल्कुल, आपने एक अच्छा सवाल पूछा। देखिए, जहां जहां पे भी गारंटीज दी गई है, हरियाणा की हम बात करें, वहां पे भी जो गारंटीज थी, जो गैस सिलेंडर की बात थी, या महिलाओं को वहां पे भी कैश देने की बात थी, उसका इंप्लीमेंटेशन का प्रोसेस चालू हो गया। और जो भी राज्यों में और प्रैक्टिकली पॉसिबल जो चीजें वो सब दी गई है। हवाई बातें नहीं की गई। मैं फार्म लोन वेवर की बात करूंगा। हमेशा ये कहा जाता था जब कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश राजस्थान के, किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। आज भी तेलंगाना में जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं हुआ है। जो उनकी आज उन्होंने जो प्रॉमिस किया है महिलाओं को मुफ्त सफर का बसों में, आज कर्नाटका में उनके डेप्यूटी सीएम ने कहा कि नहीं, हम उसको रीथिंक कर रहे हैं, शायद उसमें हम लोग चेंजेस ला सकते हैं। कई महिला ऐसी है जो पैसे देने को तैयार है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी बातों में सीरियसनेस नहीं है। आपको लगता है चुनाव आ गए, जनता को कुछ भी बोल दो, जनता पूछेगी नहीं। जनता अब समझदार है। अगर आपने हिमाचल में ऐसा हल कर दिया कि 1 साल के बाद में आपको सैलरी देने का भी पैसा नहीं है, तो इस हवाई बातों पे जनता भरोसा नहीं कर सकती। ठीक है, आकाश जी से बात करेंगे। आकाश जी, आपकी तरफ से ज्यादा नहीं, आधी हैं, 5 हैं, और कुछ हो तो आप बताइएगा। जिसमें वही महिलाओं वाली गारंटी है, जिसमें आप 3000 रुपये आपने कर दिया है, इनसे डबल किया है। हालांकि इनकी तरफ से भी अब 3000 की बात आ रही है, बेरोजगारों को 4000 रुपये और तमाम दूसरी चीजें। लेकिन सवाल वही जो ये भी कह रहे थे, मैं भी पूछूंगा कि ये पूरी होंगी, क्योंकि गारंटी वर्ड है इसके अंदर। वैसे तो आपके जो अध्यक्ष साहब हैं उन्होंने कहा बची है ऐसी चीजों से, लेकिन उसमें बाद में आते हैं। आपका क्या कॉन्फिडेंस है और इन गारंटियों की क्या गारंटी की पूरी होंगी? विपिन जी, सबसे पहले मैं हमारे मित्र रोहन जी को बता दूं कि ये गारंटी शब्द क्यों आया हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स में, सब पार्टियों की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब सत्ता में आई तो मोदी जी ने जो वादे किए थे, जो जुमलेबाजी की थी, 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, 15 लाख देंगे, और इनके अमित शाह ने बोला था कि ये तो जुमला था भाई। तो ये विश्वसनीयता खो बैठे थे। तो कहीं ना कहीं जनता को गारंटी के माध्यम से, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, हिमाचल हो, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी ने ये विश्वास दिया। और मैं मेरे मित्र रोहन गुप्ता जी जो हमारे ही साथी थे उनको याद दिला दूं, कर्नाटक में हमने जो वादे किए वो पूरे किए। जितनी भी हमने घोषणाएं की थी वो 100% इंप्लीमेंट की गई है। हमने तेलंगाना में 5 वादे पूरे कर दिए। और आप ओपीएस की बात कर रहे हैं हिमाचल में,
भले ही वहां की आर्थिक स्थिति खराब हो, जीएसटी का पैसा आप लोग दे नहीं रहे हो, वहां पे राजनीति कर रहे हो, हमने वहां ओल्ड पेंशन योजना लागू करके बताई है रोहन जी। आप वहां पे जाके उनके झूठे इसके अंदर इन्फ्लुएंस में मत आइए। आप हमारे साथी रहे और आपके ऊपर प्रभाव था कांग्रेस का, आपको मैं याद दिला देता हूं। आप इतने जल्दी झूठ के इसमें नहीं आइए। अब मैं दूसरे वादे इनके महाराष्ट्र के महायुति के गिनाता हूं। ये 25,000 नौकरियां देने की बात करते हैं, 2 करोड़ रोजगारों पे इनका क्या हुआ? जो अब ये 25 लाख रोजगार देने की बात करते हैं। अब जितनी भी ये लाडली बहना योजना की मध्य प्रदेश की जहां से शुरुआत इन्होंने की, बीच में क्यों बंद कर दिया था आपने? मध्य प्रदेश के अंदर वो लाडली बहना योजना क्यों बंद हो गई थी? आज महाराष्ट्र में आप 1500 रुपए दे रहे थे, आपने इलेक्शन कमीशन को बीच में लाके वो योजना क्यों रुकवा दी? आप ये सब बातें जो है चुनावी जुमले के साथ आप आ रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं कि हम लोग 10 लाख छात्रों अच्छा, ठीक है, उनका हो गया। आप कहां से पूरा करेंगे ये बताइए। देखिए, मैं वही बता रहा हूं कि हमने अब महालक्ष्मी योजना जो बोली है 3,000 रुपए की, देखो आज कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कांग्रेस सरकार जो अभी तक रही है वो हमेशा से किसानों को आर्टिकल 36, 55 के तहत पार्ट 2 में लोगों को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में योजनाएं बना के उनको उनका ही पैसा उनको पहुंचाना, उनकी जरूरतों को ये करना, ये सरकार का दायित्व बनता है। उसी आधार पर कांग्रेस पहले सब्सिडी देती थी किसानों को, फर्टिलाइजर पे देती थी, अपने पेस्टिसाइड्स पे देती थी, हमारी स्वस्थ धान्य दुकान के माध्यम से देती थी, अलग अलग तरीके से देती आई थी। अब वही जो सरकार का पैसा होता है, जो अलग आज भाजपा की सरकार है, 16 लाख करोड़ अपने व्यापारी मित्रों के ये लोग ये कर चुके। अब महाराष्ट्र का मैं उदाहरण देता हूं, 500 करोड़ का ठीक, मतलब अभी पहला सवाल ये था सर कि आप कैसे पूरी करें। अभी तो बहुत समय, हम एक दूसरे पर भी लगाएंगे, आएंगे। पैसा जनता को दिया जाएगा जो ये अपने व्यापारी मित्रों को और भ्रष्टाचार के माध्यम से अपने क्योंकि इन सबका, चाहे आप हो चाहे रोहन जी हो, इन सबका भी एक जनता को देंगे। जी, इन सबका भी एक इकोनॉमिक्स है। आप दोनों के वरिष्ठ नेता कह चुके हैं कि ऐसी चीजों से बचिए। खैर उस पर आते हैं अभी, लेकिन फिलहाल मैं जाता हूं आनंद जी के पास। आनंद जी, तो अगर मान लीजिए महायुति का, महाविकास आघाड़ी का एक कॉमन कोई एजेंडा है या उसका विकास घोषणा पत्र है, तो फिर अलग से क्यों लेके आए हैं उद्धव जी? विपिन जी नमस्ते। देखिए, ऐसा है कि जब हम राजनीतिक और सामाजिक जीवन में काम करते हैं तो हम 3-4 चीज़ों को ध्यान रखते हैं, जैसे किसान, नौजवान, महिला, समाज, परिवार। तो अगर हम मिलजुल कर एक मैनिफेस्टो बनाते हैं तो साथ में एक पॉलिटिकल पार्टी भी हम चलाते हैं, तो उसकी भी अपनी एक प्रकार से एक मुखपत्र होता है। हम अपनी भी बात कहना चाहेंगे। चूंकि हम एक गठबंधन में हैं तो गठबंधन में सामूहिक रूप से हम सब मिलजुल कर कोई वादे कर देते हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी भी चलानी, एक अपनी विचारधारा भी रखनी है, तो उसके भी क्या क्या मुद्दे हैं वो अलग से रख देते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि उस सरकार से बाहर है। अरे भाई, हम अगर सरकार में आने वाले हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि हम उसको सरकार में ही साथ में लेकर चलेंगे। हमने बड़ा क्लियर मैनिफेस्टो दिया, हमने बड़ा क्लियर गारंटी दिया है कि अगर जो किसान है, अगर उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उन्होंने 3 लाख रुपए तक का कर्ज लिया है तो हम उन्हें माफ करेंगे, और अगर उन्होंने नियमित ढंग से कर्ज लेकर भरा है तो 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देंगे। अगर हमारी कोई माता बहन है, उनके घर में अगर उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, चाहे ठीक है, हम उनको 3,000 रुपए देंगे ताकि वो अपने जीवन को अच्छे से जी सके, और वो अगर किसी भी बस में, एसटी में सफर करें तो उनको हम मुफ्त कर देंगे। जो नौजवान बेरोजगार हैं, अगर जब तक उनको अच्छी नौकरी नहीं मिलती, जब तक अपने पैरों पर खड़े नहीं होते, तो 4,000 रुपए की धनराशि उनको भी देंगे। अगर एक परिवार के नाते अगर कोई बीमार हो जाता है, कोई आरोग्य सेवा लेना चाहता है तो 25 लाख रुपए। आनंद जी, ये सारी चीजें चल रही है टीवी पे, ये तो सब दिख रहा है, बगल में है, लेकिन मेरा यही सवाल था कि आप एक गठबंधन का हिस्सा हैं, उस गठबंधन ने एक एजेंडा जारी कर दिया, एक मुखपत्र, एक मैनिफेस्टो दे दिया, अलग से लाके कंफ्यूजन क्यों पैदा कर रहे हैं? नहीं, ये कंफ्यूजन नहीं, अजीत दादा पवार ने भी किया हुआ महायुति में। पूछ लीजिए, वो उनसे भी पूछेंगे, वो तो सवाल है कि फिर मैनिफेस्टो के अंदर मैनिफेस्टो का क्या मतलब है? इसके कोई और तैयारी है क्या पीछे से दिमाग में हमारे लिए? कोई और तैयारी है क्या? विपिन जी। हाँ जी विपिन जी। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, आप ही से पूछ रहा हूं। मैं कह रहा था कि ऐसा करने के पीछे कोई और तैयारी है क्या दिमाग में? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का सपना है
कि महाराष्ट्र के जो 36 जिले, वहां छत्रपति शिवाजी महाराज जी का एक भव्य मंदिर बनाया जाए, जहां जाकर लोग प्रेरणा ले सकें, नतमस्तक हो सकें। अगर पुरानी सरकारी पेंशन योजना को वापस लागू करना है तो वो बात हमने की हुई है। जो शिव थाली भोजन, जो 10 रुपए में एक गोर गरीब आदमी, एक आम जनमानस खा सकता है, 10 रुपए में अपना पेट भर सकता है, वो चालू करना। तो एक पॉलिटिकल पार्टी की भी अपनी एक रणनीति, विचारधारा होती है। हम गठबंधन धर्म में हैं। सेम वैसे आप अजीत दादा पवार को देखिए, उन्होंने अपनी अलग मैनिफेस्टो दी है और महायुति की अलग। वो भी सवाल है, बिल्कुल बिल्कुल, कि क्यों लाए अलग, कारण नहीं है। ठीक है, चलिए। जुमलेबाजी कि कुछ कह देना और उसको पूरा नहीं करना, वो विवाद का ये तो फिर आनंद जी दोनों तरफ लागू होता है, या फिर दोनों ही जने पूरा कर देंगे। और आप लोग कर क्या रहे हैं? आप लोग हर जगह तो कैश बांट रहे हैं, सीधा सीधा पैसा दे रहे हैं। ठीक है, एक हद तक देखिए, ये सवाल अभी 2-3 दिन पहले भी हमने इस पे बातचीत की कि एक तो है जन कल्याण की बात, एक है कि एक आपका हिस्सा है जो बहुत ही ऐसी स्थिति में होता है जिसको मदद की जरूरत है, लेकिन ये चुनाव के वक्त सीधा पैसा, ये योजना, इसको इतने पैसे, उसको इतने पैसे, इसको ये बढ़ा के, ये बहुत डायरेक्ट बेनिफिट सा लगता है, सीधी रिश्वत जैसी लगती है। खैर आशुतोष जी, इस पूरे मैनिफेस्टो में दोनों तरफ के मैनिफेस्टो देख लें, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों, महायुति के हों या अगाड़ी के हों, उसमें पूरा 2 चीजें निकलकर सामने आ रही है। एक तो बहुत ज्यादा कैश पे, डायरेक्ट बेनिफिट पे फोकस है, और दूसरा महिलाएं उसके सेंटर में हैं। देखिए विपिन जी, मैं तो इसको साफ तौर पे ये कहता हूं कि ये मुफ्तखोरी है और घूसखोरी है। मुफ्तखोरी की आदत लगाएंगे तो आर्थिक व्यवस्था आपकी और चौपट हो जाएगी, और अगर घूसखोरी की आदत लगाएंगे तो फिर हमेशा हर चुनाव में आपको घूस देना ही पड़ेगा, बिना उसके आपको वोट मिलने वाला नहीं है। तो एक तरीके से ये अपने आप में एक महामारी है, और जिसके लिए सारी राजनीतिक पार्टियां बराबर से जिम्मेदार हैं, और इन सब लोगों ने मिलकर ये तय कर लिया है कि देश की अर्थव्यवस्था को रसातल में पहुंचा देना है और देश की अर्थव्यवस्था को दिवालिया बना देना है। अब आप महाराष्ट्र के संदर्भ में अगर आप बात करिए तो जो प्रोजेक्शन है, वो प्रोजेक्शन ये है कि 7,80,000 करोड़ का कर्जा 2023-24 में महाराष्ट्र के ऊपर होने वाला है। अभी तो ऑलरेडी 7.5 लाख के आसपास है। जिस राज्य के ऊपर इतना जबरदस्त कर्जा है, उस राज्य की आर्थिक स्वास्थ्य के बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं। पर कैपिटा इनकम के संदर्भ में महाराष्ट्र पिछले बार 5वें स्थान पर था, वो घट के 6ठे स्थान पर जा गया है। अब जो महायुति की सरकार ने जो नई घोषणाएं की हैं, उसके हिसाब से 90,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बर्डन एक्सचेकर पर पड़ेगा। कोई ये सवाल नहीं पूछता कि भाई आप ये पैसा लाएंगे कहां से। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ना तो महा अघाड़ी के पास और ना ही महायुति के पास, दोनों ही गठबंधनों के पास महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को कैसे नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाना है, हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों की तुलना में कैसे उसको बेहतर करना है, इसका विजन नहीं है इनके पास। आप अमेरिका का चुनाव अभी हाल में हुआ कि आपने वहां सुना कि महिलाओं को फ्री में बस राइड दी जाएगी, महिलाओं को हर हफ्ते 3,000 रुपए दिए जाए, कुछ इस तरीके की बातें आपने सुनी क्या? वहां किस बात पे डिबेट हो रही कि भाई आप टैक्स कट करेंगे या टैक्स कट नहीं करेंगे? ये जब उसका कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि किसी भी सरकार के पास, किसी भी पार्टी के पास एक जो इकोनॉमिक विजन होना चाहिए वो नहीं है। अगर आप मार्केट इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें पब्लिक सेक्टर का क्या रोल होगा, अगर आप उसमें एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करेंगे। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। अमेरिका के अंदर जब जो बाइडेन ने अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती 2 थी। एक, बेरोजगारी जो महामारी के बाद भयानक थी, दूसरी महंगाई, इन्फ्लेशन। जब चुनाव भले ही कमला हैरिस हार गई हैं, लेकिन वहां इस वक्त जो अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है वो तकरीबन 3% के आसपास है, जो किसी भी हेल्दी इकोनॉमी में अच्छी संख्या मानी जाती है। इन्फ्लेशन 2% के आसपास है। प्रश्न ये उठता है कि जब वो 4 साल के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट को लगभग इतना कम कर सकते हैं, तो हमारे देश के अंदर सरकार में बैठे हुए लोग, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये काम क्यों नहीं कर सकते? आज भी हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट नंबर 1 है पिछले 10 साल की तुलना में। अगर आप उठा के देख लीजिए, लगातार नंबर 1 इश्यू है। लोगों की आय लगातार घटती जा रही है, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं है। तो क्या है, हम अपनी अर्थव्यवस्था को चौपट करते जाएंगे, दिवालिया बनाते जाएंगे, लोगों को मुफ्तखोर और घूसखोर बनाते जाएंगे। ठीक है। तो अवधेश जी,
ये एक सांख्यिकी, एक पूरा थोड़ा सा नंबर अकाउंटेंसी दी आशुतोष जी ने, और वो सवाल है डेफिनेटली है, अभी उसमें हम आगे थोड़ा और बातचीत करेंगे कि वो पूरा कहाँ से होगा, राज्यों पे कितने कर्जे हैं, कितना डेफिसिट है, वो पैसा आएगा कहाँ से, टैक्स पेयर्स, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन क्या इन सब के बीच में जब चुनाव है तो असली मुद्दे कहीं पीछे रह गए? बहुत मुद्दे हैं, मतलब कोई एक नहीं, किसान की बात है, सड़क की बात है, अभी भी मतलब आप देश के सबसे अच्छे राज्य में, सबसे धनी राज्यों में से एक में, बॉम्बे जैसे शहर में, क्योंकि मैं बैठ के बात कर रहा हूं, जिसकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सबसे धनी है, वहां पे भी सड़क का बेसिक इशू है। कई जाने चली जाती हैं, अभी भी जो हालत होती है यहाँ पर सड़कों की ड्यूरिंग मॉनसून या उसके आसपास भी, वहां पर असल मुद्दे पीछे हैं और उस पर ये बेनिफिट स्कीम्स ही हावी हैं दोनों तरफ से। देखिए, ऐसा है कि मुद्दे तो लोगों के अंदर है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां ये मान के चल रही है कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से लालची है। अगर थोड़ा बहुत लालच दे दें तो मुख्य मुद्दों से अलग हटके वो हमको वोट देगा। साउथ से आप जानते हैं शुरू हुआ था, आंध्र प्रदेश से यह 2 रुपए किलो चावल और वो देने का मुफ्त में, फिर वो तमिलनाडु में टेलीविजन, कलर टेलीविजन सब चला, और बाद में जो है अरविंद केजरीवाल जी ने इसको बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया और उसका लाभ उनको मिला है। दुर्भाग्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी 2014 और 2019 का चुनाव बगैर मुफ्त वायदों के जीती। कांग्रेस पार्टी के किसानों की कर्ज माफी, उनका मनरेगा, उनका जो है फूड सिक्योरिटी बिल और बाकी चीजें 2014 में काम में नहीं आई। 2019 में कोई चीजें जो है किसी की भी गारंटी इन काम में नहीं आई। अरविंद केजरीवाल जी गुजरात में गए, वहां उन्होंने कहा वहां काम नहीं आया, ज्यादातर राज्यों में नहीं आया अरविंद जी जहां भी गए हैं। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी जो एक जिम्मेवार पार्टी की तरह काम करती थी, अगर वो इस दौर में शामिल हो गई है तो माना जा सकता है कि देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। जो आशुतोष जी ने कहा उसी को दूसरी भाषा में कहा जाता है कि आप अगर लोगों को मुफ्त में सेवाएं और वस्तुएं देंगे तो आपके लोग पराक्रमी पुरुषार्थी बनने की बजाय, मेहनत से आगे बढ़ने और देश को आगे बढ़ाने की बजाय वो मुफ्तखोरी की आदत पड़ेंगे, वो कामचोर होंगे, वो भ्रष्टाचारी होंगे। मनरेगा इस देश में जब आया था और फूड सिक्योरिटी बिल आया था तो मैंने जब इसका विरोध किया तो हमारे अनेक मित्र कहते थे कि आप क्या कर रहे हैं। आज परिणाम यह है कि मनरेगा के कारण गांव में जो मेहनत करने वाले लोग थे उनको अब काम करने की बहुत जरूरत महसूस नहीं होती है। किसानों को खेतों में मजदूर नहीं मिल रहे हैं, लोगों को अपना गेहूं धान अपने या तो रोपो बो काटने की समस्या पैदा हो गई है। पंचायतें मिलकर उसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सिग्नेचर होता है, काम नहीं होता है, पैसे बढ़ते हैं। उसी ढंग से फूड सिक्योरिटी बिल ने इस देश में किया है। अब उसके बावजूद जो इस समय का दौर है, हालांकि मैं आशुतोष जी की इस बात से सहमत नहीं हूं, महाराष्ट्र की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, कर्ज के अनेक कारण होते हैं, अभी हमने देखा है उसका रेवेन्यू डेफिसिट भी 0.5% है। तो इकोनॉमी अच्छी होनी या बुरी होनी मायने नहीं है, आप इकोनॉमी को बुरा कर देंगे। कोई भी देश अपने परिश्रम पुरुषार्थ से आगे बढ़ता है और इस ढंग से गारंटी देके और खटाखट अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब थे कर्नाटक में, वो बयान वायरल हो गया। उन्होंने कहा कि भाई गारंटी वही दीजिए जिसको आप पूरा करते हैं, नहीं तो फिर जनता के अंदर आपकी अलोकप्रियता बढ़ेगी। और उसमें एक ही जो महिलाओं को मुफ्त बस पर सेवा यात्रा थी उसकी रिव्यू की बात हो रही थी। हालांकि कर्नाटक के आंकड़े बता रहे हैं कि 5 लाख करोड़ के अगर घाटे में जो है स्टेट गवर्नमेंट है और इस पर 1,40,000 करोड़ और पड़ जाएगा तो ये लाएंगे पैसा कहां से। दिल्ली एकमात्र दिल्ली ऐसा राज्य है जो पहली बार राजस्व घाटे में आया है। लेकिन फिर भी ये जो दौर शुरू हुआ है, ये आपका जैसे चुनाव में पैसे देके वोट खरीदना, ये एक प्रकार से वोट खरीदने का वैधानिकरण है, कोई भी पार्टी कर रही है। और अब समय आ गया है कि इसके विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। केवल इकोनॉमी का विषय नहीं है, इकोनॉमी तो ढहेगा ही, लेकिन हमारे देश की वर्तमान पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को हम क्या दिशा देना चाहते हैं। दुनिया में सोवियत संघ विघटित हो गया, वामपंथी शासन जो दुनिया में ठीक कह रहे हैं अवधेश जी। तो ये सवाल पूछने लायक है। नहीं, ठीक है, ये सवाल पूछने लायक है रोहन साहब। देखिए,
अगर मैं ये कहूं कि प्रधानमंत्री साहब के अपने शब्द हैं कि हमें देश से रेवड़ी कल्चर को हटाना है, रेवड़ी बांटने वाले कभी भी विकास के काम जैसे रेल बिछाना, बस चलाना, स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना ये नहीं कर सकते हैं, और रेवड़ी कल्चर से आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा है, ये उनके लिए घातक साबित होगा। तो जब अगर आपका केंद्रीय नेतृत्व ही ये विचार रखता है, मुझे याद है मध्य प्रदेश का चुनाव, जब वहां आपको मिला है लाडली लक्ष्मी से बहुत फायदा, ठीक है, लेकिन उन्होंने कभी अपने भाषणों में वहां उस योजना का जिक्र नहीं किया। मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि समाज के एक वंचित तबके को अगर सपोर्ट की आवश्यकता है, दिया जाना चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं है, वो सरकार का काम है, लेकिन उसकी विवेचना होनी चाहिए, उसका हिसाब किताब होना चाहिए। लेकिन चुनाव के लिए ये कल्चर ठीक नहीं है, और आपका शीर्ष नेतृत्व भी ये बात करता है। देखिए विपिन जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। हमारे काफी साथी ने अपनी बात रखी, आशुतोष जी ने, अवधेश जी ने। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, देखिए जो भी सरकार होती है, आज नीचे के तबके के लोगों को या कॉमन आदमी को, आम जनता को कैसे सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, हर सरकार ये सोचती है। कोई भी पार्टी, हर सरकार का तरीका अलग होता है। मुख्य मुद्दा क्या है, जब हमारे साथी अवधेश जी ने कहा कि आज महाराष्ट्र की रेवेन्यू डेफिसिट है 0.5% है, मतलब अगर लाडली बहना जैसी योजना को सफल तरीके से इंप्लीमेंट करने के बाद भी आप रेवेन्यू डेफिसिट को 0.5% पे ला सकते हो, तो कहीं ना कहीं सरकार अपना काम कर रही है। मैं ये हमेशा ये कहना चाहूंगा, जैसे मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, हम एमएसपी की बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा विपिन जी के एमएसपी के नाम पे कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा हर जगह कहा था कि एमएसपी का गारंटी का कानून बनाइए, कानून बनाइए। आज मुझे बताइए क्यों कोई भी कांग्रेस शासित राज्य में एमएसपी की बात नहीं हो रही। मैं आपको आज का न्यूज दे रहा हूं कि 12,000 करोड़ हरियाणा में एमएसपी का जो वादा किया गया था, आज 12,000 करोड़ किसानों के लिए दिए गए। मुद्दा यहाँ पे क्या है कि आप जब वादे करते हैं तब आपकी सरकार में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो वादों को पूरा करने के जो संसाधन है, क्या आप उसको मैनेज कर सकते हैं। नहीं रोहन जी, इसमें एक सवाल ये है कि आप वादे करिए, नहीं, लेकिन जो हम तो थोड़ा अलग सवाल था, वो आप वादे कर रहे हैं और उसको पूरा करने के लिए कैपेबल भी है, मान लिया, लेकिन क्या वो सही है, क्या वो ट्रेंड सही है? जी बोलिए। बिल्कुल, देखिए क्यों सही है मैं बता रहा हूँ कि जब देखिए कंजम्पशन जो है, क्योंकि मैं भी इकोनॉमी का स्टूडेंट रहा हूं, कंजम्पशन जो है, आज जब भी कॉमन आदमी के पास में जो पैसा जाता है, जैसे लाडली बहना की हम बात करें, वो सीधा कंजम्पशन में परिवर्तित होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो है किसी ने 2100 रुपए दे दिए या 1500 रुपए दे दिए, उससे जो अगर इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो कंजम्पशन में फिर ये बीच की कड़ी टूट रही है। वो कंजम्पशन का पैसा डायरेक्ट जा रहा है, वो किसी काम के बदले नहीं जा रहा, तो फिर यहाँ इकोनॉमिक्स का सिद्धांत बीच में फंस जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए जब भी एक परिवार को, कोई भी एक कॉमन परिवार को 2,000 रुपए महीने अगर 1,500 रुपए मिलते हैं, तो उनकी जो बेसिक नीड है ये पैसा उसमें खर्च होता है। आप समझ रहे हैं बात को? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब कोई भी सरकार डायरेक्ट, रेवड़ी का मतलब क्या होता है, देख दोनों में बहुत फर्क है। ऐसी चीजें आप प्रॉमिस कर रहे हैं, नंबर 1 आप एक तो पूरी नहीं कर पाते हैं, नंबर 2 आप उसको सस्टेनेबल नहीं रख पाते हैं, नंबर 2 प्रैक्टिकली आप उसको आगे जाने से, जो आपने कहा कि उस टाइप का कल्चर होता है। मुझे नहीं लगता है कि लाडली बहना जैसी योजना, क्योंकि महिलाओं के जो खाते में पैसे डायरेक्ट जाते हैं, हमारी बहनें महिलाएं, हमारे देश का एक कल्चर के घर का जो खर्च है उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं महिलाओं के ऊपर होती है। और तभी जब योजना, लाडली बहना योजना सक्सेस इसीलिए हुई क्योंकि जब बहन के हाथ में पैसे जाते हैं तो उनकी नीड है, उनके बच्चों की है। मुझे लगता है कि उसमें कुछ गलत है। देखिए बात करने के लिए ठीक है, आपने अभी महाराष्ट्र की इकोनॉमी की बात कही, अभी हम उसके फिगर्स देख रहे थे, तो क्या यहाँ किसी तरह का स्लो डाउन है जो हमें कंजम्पशन बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी? तरीका गलत हो जाएगा ना सर। खैर मैं आकाश जी के पास भी जाता हूं। मेरी बात को मैं खत्म कर लूं, मुझे खाली 10 सेकंड दे दीजिए, मैं मेरी बात को खत्म नहीं कर पाया। देखिए आज जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने कर्नाटक का जो उनका होम स्टेट है, वहां पे उन्होंने क्या कहा कि आप ऐसी बातें मत करिए, क्योंकि तीनों राज्यों में ऐसे वादों की वो शिकार हो चुके हैं कि जनता उनको पूछती है कि भैया ये वादे आप पूरे ही नहीं कर रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं? आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए विपिन जी, जो भी आप वादे करते हैं, नंबर 1 आपकी पूरी करने की कैपेसिटी है कि आप संसाधन ला सकते हैं, नंबर 2 और नंबर 3 लॉन्ग टर्म में स्टेट के लिए फायदे कारक है या नहीं है। ये तीनों चीज अगर सोच के अगर आप उसको पूरी तरीके से सेंट्रली करेंगे तो मुझे लगता है कि जनता को उससे फायदा होगा और स्टेट गवर्नमेंट। रोहन साहब, फिर उसके ऊपर एक सवाल आएगा कि इसकी आवश्यकता आखिर है क्या? चुनाव जब होते हैं किसी भी देश में, खासतौर पे किसी प्रजातंत्र में, तो वहां पर आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप मैदान में लेके जाएं, जिन पर आप बात करें, जिन पर आप चर्चा करें। वो लॉन्ग टर्म व्यू, शॉर्ट टर्म व्यू दोनों होते हैं, लेकिन दिस इज समथिंग डिफरेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं। खैर आकाश जी, आपके ही मतलब आपके जो अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई ये इस तरह के वादों से आपको बचना चाहिए,
ये सब चीज़ें किसी भी स्टेट को दिवालियापन की तरफ लेके जाती है। उन्होंने अपने ही एग्जाम्पल दे दी और वो किसी एक्सटर्नल भाषण में या किसी पार्टी पे आरोप लगाते हुए बात नहीं कर रहे थे, वो बात कर रहे थे विद इन द कांग्रेस। तो यहाँ आपके इस घोषणा पत्र में तो ऐसा लगा कि आपने अपने अध्यक्ष की बात को पूरी तरह से नकार दिया या उन पर ध्यान ही नहीं दिया। नितिन जी, हमारे अध्यक्ष ने कमिटमेंट को पूरा करने की बात कही थी, उन्होंने कोई इसके ऊपर ये नहीं किया था। मैं दूसरी बात रखता हूँ अपने नहीं, यही बात सर, इसको तो कंप्लीट कीजिए क्योंकि ये बड़ा और गंभीर प्रश्न है, प्लीज। देखिए आशुतोष जी ने जो बातें की है अमेरिका के बारे में और इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, हमको ये समझना चाहिए। देखिए ये कल्चर क्यों आ रहा है आपको ये समझना जरूरी है, मैं उसके ऊपर आता हूँ। आज 2014 से जब से मोदी सरकार बनी है, मोदी सरकार ये धर्म गाय बांटेंगे काटेंगे जो नहीं, अब आप दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं सर। अभी हम उसकी बात कर लेंगे, वो भी मुद्दे आ जाएंगे, लेकिन पहले मूल प्रश्न का उत्तर प्लीज। सुनिए, रिक्वेस्ट आपसे सर, रिक्वेस्ट। आर्थिक विषमता बहुत बढ़ गई है पिछले 10 सालों में। लोगों के जेब में पैसा नहीं है, बेरोजगारी महंगाई से लोग परेशान है। आज कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के लिए लोगों को ये, तो मैं यही तो कह रहा हूं कि आपकी पार्टी को एटलीस्ट जब आप ये बातें कर रहे हैं तो सर फिर रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, इस पर फोकस करना चाहिए। आपने भी लगभग उन्हीं वादों की कॉपी पेस्ट कर दी वहां पे। देखिए आज ये जरूरत है, उन्होंने कहा 1500, आपने कहा हम 3000 देंगे। आज मोदी ने इस देश की इकोनॉमी को जो बंटाधार किया है, यहाँ में इतना बड़ा विषमता बनी है कि 6% लोगों के पास पूरे देश की इकोनॉमी है, 94% लोग आज अपने इससे लेकिन सर ऐसा पैसा बांटेंगे तो ये तो और स्थिति खराब हो जाएगी। आपको पैसा बांटने के लिए पैसा जनरेट करने का, मैं दोनों से बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको टारगेट करके नहीं कह रहा हूं। अगर आपको ये बात लगे, वेलफेयर स्टेट है, हम कोई बिजनेस करने के लिए देश नहीं चलाते, हमारा संविधान लोगों के लिए बना है। लेकिन आपके अध्यक्ष खुद कह रहे हैं कि आपको अर्थशास्त्र का, आपको अकाउंटेंसी का ध्यान रखना पड़ेगा। जो स्थिति आपके कई दूसरे राज्यों में बनी जहां पैसे देने की स्थिति नहीं रह गई, मंत्रियों से कहना पड़ रहा है कि आप अपना वेतन अभी मत लीजिए क्योंकि हम सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहे। तो कुछ सोचा होगा ना सर उन्होंने। हमारे अध्यक्ष की नीयत देखिए, उनकी सच्चाई। हाँ, अच्छी बात है, उन्होंने ये बात कही, लेकिन वो बात आप सुनिए तो सही। वादे हमने किए हैं, वो वादे हमको पूरा करना पड़ेगा। जो कमिटमेंट लोगों को दिया है, हम मोदी की तरह जुमलेबाजी नहीं कर सकते। हम चलिए अवधेश जी, क्या ये हो रहा है कि राजनीतिक पार्टियां इस असलियत को समझ रही हैं कि ये एक फंसने वाली चीज है, इससे इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है इकोनॉमी पर, राज्य को चलाना मुश्किल है, अर्थव्यवस्था डगमगाती है, लेकिन कोई दूसरा तरीका नहीं दिख रहा क्योंकि अब कंपटीशन इस तरीके की हो गई कि दोनों एक से बढ़कर एक ही वादे कर रहे हैं। उनको लग रहा है अगर ये ना हुआ तो हाथ से बाजी जाएगी। नहीं, कंपटीशन इन्होंने खुद पैदा किया है। देखिए कांग्रेस पार्टी में उनकी अपनी समस्या है, बीजेपी का कल्चर अलग है। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के साथ जो उनके स्ट्रेटेजिस्ट हैं, रणनीतिकार हैं, उसमें ज्यादातर अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा सोशलिस्ट लोग हैं। वो इसी प्रकार की नीतियां, सोनिया गांधी जी का जब यूपीए थी तो सलाहकार परिषद में भी ये सब लोग शामिल थे, आशुतोष जी जानते हैं, और उन सब लोगों ने सलाह देके ऐसी ऐसी नीतियां बनवाई जो देश की इकोनॉमी के विरुद्ध थी। और वो लोग इस समय राहुल गांधी जी के सलाहकार हैं, तो उनकी तो नीति उसी दिशा में चल रही कि भाई चुनाव लगातार नहीं जीत रहे हो तो जीतने के लिए पहले चुनाव जीतो। उसके लिए चाहे इकोनॉमी के बारे में, चाहे देश के बारे में, देश की सामाजिक एकता के बारे में, जो भी एक सीमा से जाना है वो सब जाओ और करो। तो उनकी तो एक नीति है। समझ, भारतीय जनता पार्टी जो इसके विरुद्ध थी, इसके विरुद्ध चुनाव जीत के आई है, उसका इस दौर में शामिल होना ज्यादा भयानक है, यह ज्यादा डरावना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को वोट इन्हीं सब नीतियों के विरुद्ध मिला था। आखिर दिल्ली में ही देखिए ना, दिल्ली में विधानसभा में तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी जीत जाती है, लेकिन लोकसभा में नहीं मिलती है वोट। तो उसके कारण की बजाय आप उससे आगे ले जा रहे हैं। अब इस देश में 80 करोड़ लोगों को क्या राशन की आवश्यकता है? ये क्यों नहीं देश सोच रहा है? और महाराष्ट्र सुनिए, महाराष्ट्र तो देश में केवल 7.5% बेलो पॉवर्टी लाइन का वाला राज्य है। वो 7.5% के आसपास गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं। बेरोजगारी वहां 4% के आसपास है बेरोजगारी दर। वहां अगर आप इस ढंग से मुफ्तखोरी कर रहे हैं, इसका मतलब आपको लोकसभा चुनाव से जो धक्का लगा है, उस धक्के के बाद आपकी चिंता बढ़ी है। और बढ़ने के कारण जो आपकी नीतियां थी, जो मोदी जी बोलते थे
कि भाई लोगों को हमको स्वयं जो है स्टार्टअप के लिए प्रेरित करना है, युवा उद्यमी बने, वो कंपटीशन में जाएं, दुनिया में जाके खड़े हो, वहां से अगर ये नीतियां बदली रोहन को जवाब देना चाहते हैं सर आपकी बात का। रोहन जी, जी ठीक है, गॉट योर पॉइंट। रोहन साहब, विपिन जी, जो सारे साथी बोल रहे हैं, हम सबको एक जो बैलेंस करने की बात है, ठीक है ना, अवधेश जी बोल रहे हैं या आशुतोष जी बात कर रहे हैं, हम ऐसा देश है कि कोई भी एक्सट्रीम पे नहीं जा सकते हैं, दोनों, वो पार्शियली वो भी सही है, हम जो कह रहे हैं, हम दोनों को बीच में एक इक्विलिब्रियम बनाना पड़ेगा कि जो जरूरी तबका है कि उसको कैसे, ये बात तो कही सर, मैंने ये बात तो कही कि जहां देखिए सुब्बा राव साहब जो कि पूर्व गवर्नर हुए आरबीआई के, उनका थोड़े दिन पहले बयान था, उन्होंने कहा कि एक तो आपको इस तरह की चीजों से बचना है, सरकार को बाकायदा इसके ऊपर एक व्हाइट पेपर लाना चाहिए और यह तय करना चाहिए कि जो वंचित वर्ग है, जिसको जरूरत है, उसको कितना देना है और कब तक देना है, ये चीज डिसाइड होनी चाहिए और वो इस तरह से चुनाव के रास्ते नहीं आनी चाहिए। ये उन्होंने एक बात कही थी। तो ये बात तो है कि ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं देना, कुछ नहीं करना, लेकिन जब चुनाव आ रहा है तो ये तो साफ दिख रहा है ना रोहन जी की ये बिल्कुल एकदम दोनों में कंपटीशन लग गई है कि हम कितने पैसे दे पाएंगे। नहीं विपिन जी, देखिए दोनों में बहुत फर्क है। मैं आपको वापस ये कह रहा हूं कि आप कंपटीशन कोई भी कर सकता है, जनता है, आज जनता को अगर मैनिफेस्टो में जनता को आकर्षक हो, मुझे नहीं लगता है कि उसमें कुछ गलत है कि पॉलिटिकल पार्टी है, कोई उनका खुद का पैसा नहीं है, ये जनता का पैसा है, जनता को देख रहे हैं, जनता को अधिकार देना, मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई वो होगा। आज कॉमन मैन को नहीं, अगर आप कह रहे हैं सर कि जनता का पैसा जनता को, तो ये टैक्स पेयर्स का पैसा है, ये उसमें थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। मैं आपको जी विपिन जी, मैं आपको यही कह रहा हूं कि जब भाजपा सरकार ने जब जनधन योजना के तहत जो अकाउंट खोला, जो लीकेजेस हो रहे थे कि भाई आज ऊपर से 1 रुपया जा रहा है, नीचे 15 पैसे जा रहे थे, जो पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा, ये लीकेजेस रोकना बहुत जरूरी है। लॉन्ग टर्म में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से ये हुआ। रोहन जी, इस बात पे मैं एग्री कर रहा हूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लीकेजेस रोकने की जरूरत है, डायरेक्ट आप बेनिफिट दीजिए, लोगों को चिन्हित कीजिए, जहां महिलाओं को सच में दिक्कत है, वो जो आपकी उज्ज्वला योजना है उस पर बहुत सारी बातें होती, लेकिन मैं मानता हूं कि नहीं, इस तरह की योजनाएं आपके लिए जरूरी है। जब बिल्कुल समाज का निचला हिस्सा, जहां वो महिला फूक फूक के उसकी छाती चली जाती है, उसकी आंखें खराब हो जाती है, अगर उसको एक गैस का सिलेंडर मिलता है तो उसको स्वर्ग मिलने जैसा है। चीजें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल या तो सही है या गलत है, ब्लैक है या व्हाइट है, लेकिन आपको उसमें एक रेखा कहीं ना कहीं खींचनी होगी। आपको अपने समाज को उस आदत से बचाना पड़ेगा सर, जहां उनको लगे। तो मैं एक मिनट आशुतोष जी, एक सवाल मैं लेके आ रहा हूं आपके पास रोहन जी। क्या दूसरी तरफ, ये तो देखिए पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हम कोई ऐसा नियम नहीं बना सकते, दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने भी कहा कि वो कोई ऐसा नियम नहीं बना सकते, तो ठीक है, ये बोलेंगे, ये वादे करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जनता भी है। क्या जनता भी ऐसी है? जनता को भी यही सब चाहिए कि कोई आके हमें या तो 3,000 रुपए दे दे, या 5,000 रुपए दे दे, या 6,000 रुपए दे दे? आखिर डेमोक्रेसी बनेगी कहां से? जनता से ही तो बनेगी। जैसी जनता होगा वैसा नेता मिलेगा। ठीक है विपिन जी, अगर जनता इतनी समझदार होती तो राजनीतिक दलों की जरूरत नहीं होती, सरकारें बनती नहीं और देश में प्रधानमंत्री नहीं होता। वो इसलिए है क्योंकि ये भी एक्सट्रीम हो जाएगा, ये भी एक्सट्रीम हो जाएगा सर। देखिए ये सच्चाई है सर, ये सच्चाई है, इसको मानना पड़ेगा। ये जो इतिहास को जानने वाले लोग हैं, जो राजनीति को समझने वाले लोग, इसको अच्छी तरीके से जानते हैं स्टेट का रोल क्यों है। अभी आपने अमेरिका का एग्जांपल दिया, वहां पर भी लोग हैं, वहां पर भी चीजें सामने में हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, अब आप दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए। दिल्ली का जो पर कैपिटा इनकम है वो देश में तीसरे नंबर पर है, 4,61,900 रुपए पर कैपिटा इनकम। बिहार का कितना है? 60,000। तो जिस राज्य के पर कैपिटा इनकम 4,61,900 रुपए है, वहां बिजली मुफ्त क्यों मिलनी चाहिए? वहां पानी मुफ्त क्यों मिलना चाहिए? सबको 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिल रही है। ये क्यों है? ये पाप है। और जब तक इस पाप को हम नहीं समझेंगे ना, तब तक काम नहीं चलेगा। अब आप समझ लीजिए कि एक पिता के 14 बच्चे हैं, 14 बच्चे में से 8 बच्चे वो हैं जिनको कह दिया कि तुम बैठ के रोटी तोड़ो, बस तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, हम तुमको खाना खिला देंगे। उस घर का क्या हालत होगा? 140 करोड़ में 80 करोड़ लोग घर में बैठ के मुफ्त रोटी तोड़ रहे हैं। मैं अवधेश जी की इस बात से सहमत हूं कि आप इस देश के पुरुषार्थ को खत्म कर रहे हैं। जब आपको कंपटीशन की आदत नहीं पड़ेगी, जब आप बाहर निकल के जो मेहनत नहीं करेंगे, आपको मालूम है कि महीने के अंत में मुझे 5 किलो अनाज तो मिल ही जाएगा, तो काहे जाके मेहनत करेंगे? ये दरअसल देश के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है, और इसलिए मैं बार बार इसमें जोर देना चाहता हूं
कि जब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने तो शुरू के 1960-65 तक तो मैं मान सकता था कि सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की जरूरत थी, क्योंकि तब हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और हमारे पास उस तरीके की सुविधाएं नहीं थी। आपको 10-15 साल लगे, लेकिन उसके बाद देश को वामपंथ के रास्ते पे जाने की कोई जरूरत नहीं थी, समाजवादी रास्ते पे जाने की कोई जरूरत नहीं थी, स्वदेशी के रास्ते पे जाने की कोई जरूरत नहीं थी। और तीसरी बात क्या है कि चीन की जीडीपी हमारे देश के बराबर थी, लेकिन चीन ने जब ये तय किया कि उसको मार्केट इकोनॉमी में जाना है तो उसने पलट कर नहीं देखा। जेंग जियाओपिंग ने साफ तौर पर कहते थे कि बिल्ली काली या सफेद इससे फर्क नहीं पड़ता, वो चूहे मारती है नहीं मारती है। और तब वो चीन जो हम और चीन एक साथ हमने मार्केट को खोला था, आज चीन का और हम कहाँ हैं? हम 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रहे हैं, हम रोजगार की स्थिति मुहैया नहीं करा रहे। और पिछले कई सालों से, जो 5 सेकंड की बात, पिछले 5 सालों में हमारे अर्थव्यवस्था की प्रॉब्लम सप्लाई साइड की नहीं है, हमारे अर्थव्यवस्था की प्रॉब्लम डिमांड साइड की है कि डिमांड सोसाइटी में है ही नहीं। जब डिमांड नहीं है, क्योंकि और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका बढ़ ही नहीं सकता, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ाने की बात नहीं की जा रही, इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की बात नहीं की जा रही, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप की बात नहीं की जा रही है, मुफ्त में लोगों को खुदो। तो रोहन जी कह रहे थे कि इससे डिमांड आएगी, पर क्या इससे डिमांड नहीं? उनका एक तर्क था कि इससे डिमांड आएगी। मैं आऊंगा रोहन जी आपके पास। आनंद जी काफी देर से हमारे साथ हैं। और शांति आनंद जी, अभी जब हम शुरू में वो स्टोरी देख रहे थे तो उसमें उद्धव साहब का वो बयान था कि हमारा हिंदुत्व अलग है, हम राम भी कह रहे हैं और साथ में हाथ में काम भी कह रहे हैं, तो फिर ये वाली चीज उसके साथ जाती नहीं है। काम कहाँ है इसमें? ये तो ऐसा है कि हम हाथ में कैश कह रहे हैं। विपिन जी, ऐसा है कि हमारा हिंदुत्व है कि हृदय में राम और हाथों को काम। बीजेपी का हिंदुत्व है कि मुंह में राम बगल में छुरी। देखिए उनका छोड़ी, अभी जो सवाल है उसका सीधे एक दूसरे पे क्यों चले जाते हैं कि उनका ये उनका वो सवाल आप पे है। महाराष्ट्र में इस समय जो सबसे बड़ी समस्या है वो है रोजगार पैदा करना। वेदांता फॉस्कॉन हो चाहे टाटा एयरबस हो, ऐसे बहुत सारी नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियां जो महाराष्ट्र में आ रही थी वो पर राज्य चली गई। लाखों नौजवानों को रोजगार मिल सकता था, नहीं मिला। उद्धव ठाकरे साहब और आदित्य ठाकरे साहब की सोच है कि जो तरुण, जो नौजवान इस समय बेरोजगार हैं, ग्रेजुएट हैं, अच्छी कोई डिप्लोमा डिग्री करके बैठे हैं, कम से कम उनको 4,000 रुपया दे के उनको थोड़ी तो ताकत दी जाए। जब वो अच्छा पैसा कमाने लगेंगे, 2 लाख महीना कमाने लगेंगे, तो 4,000 वो नहीं लेंगे, वो विषय समाप्त हो जाएगा। उसके बाद 1 मिनट, उसके बाद माता बहना अगर किसी बस में जा रही हैं और उस बस में हम उनको मुफ्त में भेज रहे हैं, तो जो बस होता है उस पर एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। जो बस अड्डे हैं, जो जगह जगह बस के डेपो है, वहां अगर एडवर्टीजमेंट करें, कॉर्पोरेट कंपनियों के साथ टाई अप करें, वहां से रेवेन्यू आए, तो क्यों उनकी मदद नहीं कर सकते? हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आनंद जी नहीं, बहुत अच्छी, नहीं आनंद जी बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी सोच है। माताएं बहनें सम्मानित है हमारी देश की, तो फिर उनका और ख्याल रख लीजिए। फिर वो बेचारी सुबह से शाम तक बहुत सारा काम भी करती है, उनको भी थोड़े हाउस होल्ड हेल्प की जरूरत होती है, सब्जी भाजी में भी पैसा खर्च होता है, राशन भी लगता है, सब कुछ करा दीजिए। तो फिर एक बस ही क्यों देनी है? बात वो नहीं है, देखिए बात वो है नहीं, हम एक अलग चीज पे चर्चा कर रहे हैं सर। बात ये नहीं है, बिल्कुल दीजिए, करिए, खूब करिए, कुबेर का खजाना हमारे यहाँ है, हम तो ये चाहेंगे और हम सबको घर बैठे खिलाएं, लेकिन स्थिति उससे बन नहीं सकती ना। दिक्कत ये, आपने वो बात अच्छी कही कि आपको रोजगार पैदा करना है, वो बात के लिए मैं एग्री कर रहा हूं। अच्छी नहीं दे सकते, रोजगार पैदा कीजिए, सकते मेट्रो रोजगार पैदा कीजिए, रेल नहीं दे सकते। नहीं, हम नहीं, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कौन सा तर्क हो गया कि अगर हम उनको बस में एक सहूलियत दे रहे हैं तो इस पे बहुत बड़ा प्रेसिडेंट खड़ा हो गया। अरे भाई, इंफ्रा देना, सड़क देना, मैं तो कह रहा हूं सब कुछ दीजिए ना सर, बस में क्यों दे रहे हैं? आप सब कुछ दीजिए, आप ऑटो में भेजिए, आप टैक्सी करके भेजिए। मेरा कहने का मतलब आनंद जी ये नहीं है, मैं आपकी बात को उस तरह से नहीं काटना चाह रहा हूं, ना मैं कुछ ये कह रहा हूं कि उनको आप सुविधा मत दीजिए, मैं कह रहा हूं और 4 कदम आगे बढ़ के दे दीजिए, मैं तो ये कह रहा हूं। लेकिन उसका कई सारे जो साइड इफेक्ट हैं, उसका जो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट है, उसका जो अभी कह रहे थे कि भाई हमें किस तरह की जनरेशन क्रिएट करनी है, वो इम्पैक्ट है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, फिर उसका क्या होगा। आपने रोजगार की बात ठीक की, मैं सहमत हूं आपसे, रोजगार पैदा कीजिए, जरूरत है उसकी, लेकिन ये बाकी चीजें क्यों? मेरी बात सुनिए, चलिए अच्छा, मुझे बार मुझे ब्रेक लेने के लिए मैं आपके पास ही आ जाऊंगा। ब्रेक लेने के लिए बोला जा रहा है, छोटा, यही देश, यही दुनिया, यही घर, सब ऐसे ही चलते हैं। ठीक है, एक छोटा ब्रेक के बाद अपन ये घर का बिल्कुल आमदनी खर्च का लेखा जोखा बनाएंगे। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं।